ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यदि भी मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था। आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरव्यू। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। खरगे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में कि अरे इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं। हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए निर्णय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई। प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता क्या? क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है, उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए, वो एफआईआर होती है। यदि राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर नहीं ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसी से दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए? किसकी कुर्सी है? किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है? एक और पक्ष, इस निर्णय के स्तंभ क्या है? ये बार बार कहते हैं प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है, कल से सुन रहा हूं मैं। इसके 4-5 स्तंभ सुनिए, 5 स्तंभ में मुख्य। स्तंभ नंबर 1 जो हमारी दलील थी कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन 5 में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर पे कार्रवाई हो सकती है। शब्द है पर्सन ऑथराइज।
अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज नहीं है ना, तो प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। ये अलग कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी मैजिस्ट्रेट वाली समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाईकोर्ट जाके अपनी दूसरी कार्रवाई को स्थगित करवा दिया। तो अलग कहानी है। तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद 5 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ एजेंसी यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की। 2014 से 21 और 21 से 25 यानी लगभग एक दशक से नहीं। फिर कहा है कि नींव, हर चीज की नींव, ये मेले की नींव ये बना था एक एफएटीएफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अंदर। उससे लिखा हुआ है कि इसकी नींव होनी चाहिए एक एफआईआर, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं वकील, प्रेडिकेट ऑफेंस। और इसका उद्देश्य है कि ये परिणाम स्वरूप एक कार्रवाई होती है जिसमें इसकी नींव होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। और निर्णय में ये कई अच्छे विस्तार से लिखा गया है। तो जब नींव नहीं तो इसमें आपको इमारत खड़ी की गई, एक इमारत राजनीतिक आरोपों से मुकदमे बनाने की। मुकदमे राजनीतिक आरोपों से नहीं बनते, वो विधि के आधार पर बनते। और कल अदालत ने याद दिलाया कि प्रक्रिया, कानून, अनुच्छेद न्याय की आत्मा है, बाधा नहीं है। कि अचानक आपने इनको बोल दिया है कि 2021 में करो एफआईआर, ओपिनियन कुछ भी करो, क्योंकि इसमें गांधीज हैं, इसमें कांग्रेस है, इसमें खड़गे जी हैं। और सोचिए कुल मिला के करीब 80 घंटे ऐसे लोगों को कार्रवाई कर दी बिना ये जाने के एफआईआर ही नहीं है। बिना कानूनी नींव के खड़ा किया गया मुकदमा अपने बोझ से खुद गिर गया। हाँ, ये बात सही है कि जज ने कहा है कि मैं आगे मेरिट्स पे नहीं जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून में, फौजदारी कानून में सबसे न्यूनतम स्टेज होती है कॉग्निजेंस देने की। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि आप मेरे घर के बाहरी दीवार के अंदर भी नहीं आ सकते, यानी ये घर है इनका, ये दीवार इसके बाहरी हो गए थे। तो जज ने उस न्यूनतम आधार और कसौटी पे कॉग्निजेंस देने से मना कर दिया, यानी ये इतनी बेकार कंप्लेंट है कि मैं कॉग्निजेंस भी नहीं लूंगा। और फिर कहा है कि मैंने पूछा एएसजी राजू से कि आपने ये रोचक नई एफआईआर जो फाइल की 3 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि इस नई एफआईआर का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है पुरानी वाली का। ये हम सब जानते हैं कि हमारी दलील खत्म हुई, इतनी बुलंद और इतनी मजबूत थी हमारा स्टैंड कि घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने एक और एफआईआर छोड़ दी है 3 अक्टूबर को। उस प्रक्रिया को अलग से हम डील करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है निर्णय में कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे उसके बारे में। लेकिन ये भी आपको द्वेष बताता है, आपने संयुक्त सहमति के बाद गलत चीज की, कोर्ट ने क्वॉश की, आपको ये मालूम होते हुए आपने फिर एक नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। मैं 2 शब्द और आपको मेरिट्स पे करके अपनी बात हिंदी में खत्म करता हूँ, शायद होगा तो ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहां से यहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को। उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम में आज भी हैं, तब भी थी, 80 साल से थी, 50 साल से थी, 1 मिलीमीटर मूव नहीं की। उस एजेएल को, क्योंकि आदर्शवाद पर स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई।
कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, व्यवहार ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहे तो भी नहीं दे सकते उनको। कानून में लिखा है, इसलिए हमने बनाई। हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होता। किंडरगार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की।